गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके हमने 2 भाग को पढ़ लिया है। आज हम इसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। आप सबको पता है इस पाठ के लेखक का नाम है कमलेश्वर और अपने पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। हमने इसके 2 भाग अच्छे से पढ़ लिए हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब हम पूछना है किसी को। अब हम नो मैम। अपने तीसरे भाग को पढ़ते हैं। पेज नंबर है अपना 14, 14 पेज नंबर, और जिसका फोर्थ पैराग्राफ है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने अपनी शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक कटाकर लगा दी जाए। लेकिन मूर्तिकार क्या था? पैसे से लाचार था, यानी पैसे का उसके पास अभाव था, पैसे नहीं थे। तो वह हार मानने वाला कलाकार नहीं था। वह हार नहीं मान रहा था। वह सोचा कि मैं मूर्ति पे लगाऊंगा नाक और उससे मुझे आमदनी होगी। तो वो हार मानने वाला कलाकार नहीं था। फिर एक हैरतअंगेज यानी एक चौंका देने वाला ख्याल है वो उसके मन में आया और उसने अपनी शर्त दोहराई। उसने क्या शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए कि मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। लेकिन वो पहले जो उसने बताई थी उसमें उसने बताया था कि सारे ये बात है वो अखबार में नहीं छपनी चाहिए और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे जब पहले उन्होंने सुझाया था। तो बाद में जब किसी की नाक फिट नहीं बैठती है, सभी जो नेता लोग हैं उनकी नाक है वो जॉर्ज पंचम की नाक से जब बड़ी रहती है, तब वो सुझाव है उसका फेल हो जाता है। और जब जो सारे जो अफसर हैं वो परेशान हो जाते हैं, तब मूर्तिकार के मन में ऐसा होता है कि मैंने यदि इसे नहीं बताया तो मेरे आमदनी नहीं होगी। तो फिर उसके मन में एक ख्याल है वो उभरता है, आता है, और वह अपनी शर्त दोहराता है कि जिस कमरे में भी कमेटी बैठी हुई है उसके दरवाजे और बंद कर देने चाहिए। और फिर मूर्तिकार है वो अपनी एक नई योजना है वो पेश करता है। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उसने क्या राय दी कि अपनी जो 40 करोड़ की आबादी है उसमें से किसी जिंदा व्यक्ति की नाक है वो लगा दी जाए। अंडरलाइन करेंगे ये बात कि मूर्तिकार ने एक नई जो योजना है वो क्या पेश करी। इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। किस पे? जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। जब उसने ये बात कही तो उसकी बात सुनते ही, क्योंकि इसने इतनी बड़ी बात बोली थी, तो सन्नाटा है वो सारे छा गया, यानी चुप्पी हो गई। कुछ ही मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। फिर कुछ मिनटों की खामोशी के बाद है जो सभापति था उसने चारों तरफ देखा कि इसने इतनी बड़ी बात कह दी है कि एक जिंदा नाक लगा दी जाए किसी व्यक्ति की, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो उसने क्या किया कि पहले तो वो चुप रहा और उसके बाद में उसने चारों तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। तो जो मूर्तिकार था उसने देखा कि सारे लोग हैं वो कुछ परेशान से हैं, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे चुप सा हो गया, अचकचाया यानी चौंक उठा और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इसकी इजाज़त दीजिए।
तो वह धीरे से बोला, मूर्तिकार, कि आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं मेरी बात सुन के कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक है वो लगा दी जाए। इसके लिए आप परेशान मत होइए। ये नाक चुनना मेरा काम है कि किस व्यक्ति की नाक है वो जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती जुलती है और उस पर फिट बैठती है। ये मेरा काम है। आप तो केवल मेरे को इजाज़त दीजिए कि तुझे ये काम करने की, किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने की परमिशन है, इजाज़त है, केवल आप तो इतना कीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। फिर कानाफूसी हुई, आपस में जो अधिकारी बैठे हुए थे, जो बैठक बैठी हुई थी, और वो आपस में कानाफूसी करने लगे और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी, उसको परमिशन दे दी कि तुम ये काम कर लो। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा, यानी इतनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात है कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाना, और किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाना अपने ही देश का अपमान करना है, किसी के साथ अन्याय करना है। लेकिन ये बात उस मूर्तिकार ने पहले ही कह दी थी कि ये केवल कमरे में बंद बात है और ये यहीं की यहीं रह जानी चाहिए, यानी किसी को इस बात का पता भी नहीं लगना चाहिए। ये मेरा काम है कि किस व्यक्ति को किस व्यक्ति की नाक है वो उस पे मूर्ति पे लगानी है, किसकी नाक है वो फिट बैठती है, मैं ये अपने आप देख लूंगा। तो अखबारों में दूसरे दिन जब ये इतनी अखबारों में ये रोज ये खबरें छप रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक है, वो समस्या चल रही है, इस प्रकार से रोज है अखबारों में चल रही थी। तो फिर अखबार में सिर्फ इतना छपा अगले दिन कि नाक का मसला हल हो गया, यानी नाक वाली जो समस्या थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने वाली समस्या, वो हल हो गई है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। और राजपथ पर जो इंडिया गेट के पास है, वहाँ वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक है वो लग रही है, यानी वो समस्या थी वो हल हो गई। अब वो मूर्ति है वो मूर्ति पर नाक है वो लग रहा है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक है वो लग जानी चाहिए। नाक लगने से पहले कि वहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जब नाक लगने वाली थी तो उससे पहले वहाँ पर हथियारबंद यानी हथियारों से लैस हुए व्यक्ति है वहाँ पर तैनात कर दिए गए, यानी सिपाहियों को खड़ा कर दिया गया हथियार के साथ में, ताकि कोई भी विघ्न आए, रुकावट आए, बाधा आए तो उसको दूर किया जा सके। और मूर्ति के जो आसपास का जो तालाब था उसको सुखाकर साफ किया गया और जो उसमें ताज़ा पानी डाल दिया गया, और ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाई। कि ताज़ा पानी इसलिए डाल दिया ताकि जो जिंदा नाक थी, यानी जो जिंदा व्यक्ति की नाक लगने वाली थी वह सूख न पाए। इस बात की खबर है वो जनता को बिल्कुल भी नहीं थी। ये सारी तैयारियां भीतर ही भीतर यानी अंदर ही अंदर चल रही थी। और रानी के जब भारत आने के दिन है वो नजदीक आने लगे तो मूर्तिकार था वो खुद अपने बताए हल से परेशान था कि जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी तो वह उसको मदद दे दी गई, यानी उसने कुछ भी जो सहायता मांगी कि मैं किसी जिंदा व्यक्ति की जो नाक है वो लगाऊंगा, मुझे इसके लिए ये सहायता दी जाए, वो उसको सहायता दी गई। लेकिन यह हिदायत दे गई कि खास दिन के दिन हर हालत में नाक लगना चाहिए, यानी जिस दिन रानी भारत आएगी उस दिन हर हालत में नाक है वो लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। और वह दिन आया जब जॉर्ज पंचम की नाक लग गई।
सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। सब अखबारों में यह छप गया कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो जिंदा नाक लगी है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर में नहीं मिलती है, यानी वो पत्थर में बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, वो ऐसे लगती है किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर उस पर लगा दिया गया है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी कोई किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। लेकिन उस दिन अखबारों में गौर करने बात वाली क्या थी कि उस दिन है वो देश में कहीं भी किसी की कि आज यहाँ फला जगह उद्घाटन हुआ है, या किसी नेता ने इस जगह कोई फीता काट कर फीता काटा है, या कोई सार्वजनिक सभा हुई है जिसमें जनता और नेता है आपस में संवाद कर रहे हों या किसी रैली को संबोधित कर रहे हों। और ऐसा भी नहीं आया कि आज फला नेता है वो वहाँ गया था और उसका अभिनंदन हुआ है, उसका स्वागत हुआ है, और कोई मानपत्र है वो भेंट नहीं किया गया, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी भी हवाई अड्डे पर या स्टेशन पर जो स्वागत होता है वह नहीं हुआ, किसी का भी ताज़ा चित्र है वो नहीं छापा गया। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। ये लेखक कह रहे हैं कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी किसके लिए? बुद्ध के लिए, यानी किसी जिंदा व्यक्ति के लिए नहीं। लेकिन दूसरे दिन है जो अखबारों में गौर करने लायक ये थी कि जिस दिन रानी आई उसका कैसे अभिनंदन हुआ, कैसे उसको माला पहनाई गई, किस किस नेता पहुंचे, कैसे लेके आए, कहाँ कहाँ गई, ये सारी कोई भी बात नहीं छपी थी। ये क्यों नहीं छपी थी? क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति की नाक है वो लगा दी गई थी, और इस बात का पता है वो जनता को लग गया था, तो उनमें विद्रोह होने की संभावना थी। इसलिए जो खबर है रानी के आने की, और कैसे वो आई, किस तरह से उनका स्वागत हुआ, कौन लेने गया, कैसे रेलवे स्टेशन पर या हवाई अड्डे पर उनका स्वागत, कोई भी ये खबर है वो नहीं छापी गई। ये हमारी किस मानसिकता का पता चलता है कि भारत देश आज़ाद होने के बाद भी मानसिक रूप से गुलाम था, और अपने देश के स्वाभिमान को ताक रखते हुए किसी जिंदा व्यक्ति की नाक है वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति को लगा दी गई थी। नाक मैंने बताया ये प्रतिष्ठा का द्योतक होती है, नाक है वो इज्जत का सवाल होती है, और इसी नाक को, भारत की नाक को है वो हमारे कुछ अधिकारियों ने मिट्टी में मिला दिया था। तो इस जो अभी भी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है इसमें ये प्रश्न अपना बन रहा है कि जिस दिन जॉर्ज वो एलिजाबेथ आई थी उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने लायक क्या थी। तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, उस दिन देश में कहीं कोई किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, और किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम अब हम दूसरा चैप्टर अपने जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इंग्लैंड की जो महारानी थी वो भारत आगमन के समय उसकी जो टूटी नाक वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति का बने न रहना भारत सरकारी तंत्र को बड़ा नागवार लगा। वह मूर्ति थी वो वह मूर्ति को नाक लगवाने के लिए आतुर थे, यानी कोई भी स्थिति हो जाए पर जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति पर नाक जरूर लगनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों ने मूर्ति को जो सरकारी अधिकारी थे
उसने जो मूर्ति थी उसकी नाक लगाने के लिए अपनी नाक का सवाल बना लिया कि कैसे भी हो जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगनी चाहिए। क्या उन्होंने अपनी नाक का सवाल बना लिया और ये समस्या इस समस्या से बड़े चिंतित और बदमाश दिखाई देते हैं। और सरकारी तंत्र में ये जो बदमाशी है उनकी स्वाभिमान शून्य मानसिकता को दर्शाती है कि स्वाभिमान उनके बिल्कुल भी नहीं था, जीरो था, शून्य था। तो ये उनके स्वाभिमान पे जो बदमाशी है और उनका स्वाभिमान शून्य को दर्शाती है। फिर है कि इसकी किस मानसिकता को दर्शाती है प्रश्न में पूछा है, तो ये उनकी जो बदमाशी है स्वाभिमानता शून्यता को दर्शाती है। और जो सरकारी तंत्र की सोच है ये और जो आचरण है ये हास्यास्पद है। हास्यास्पद क्यों है? क्योंकि हमारा भारत देश है वो एक स्वतंत्र भारत था और स्वतंत्र भारत में उसका राष्ट्रीय स्वाभिमान है, उसका गौरव है। तो ये उसके स्वाभिमान और गौरव को कलंकित करने वाला था उनका ये निर्णय था जो। लेकिन इन शासकों ने थोड़ा सा भी स्वाभिमान है वो नहीं रखा, आत्मसम्मान का भाव है वो नहीं रखा। और जो गुलामी और जो क्रूरता के जो प्रतीक थे, जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो इंडिया गेट पर न होकर किसी संग्रहालय के में कोने में रखी होती तो मानसिक गुलामी से ग्रस्त सरकारी तंत्र इस हद तक गिर चुका है कि वह लालची मूर्तिकार के अपमानजनक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। क्योंकि ये मूर्तिकारी तो उन्हें ये प्रस्ताव देता है, क्यों? क्योंकि उसे क्या होता है, वह लाचार था, उसके पैसों से लाचार था, तो उसने यह प्रस्ताव दिया और हमारी भारत सरकार के अफसरों ने इसको मान लिया। तो यह बहुत ही अक्षम्य अपराध है जिसे किसी भी स्थिति में क्षमा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है अपना, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो रानी एलिजाबेथ है कि दर्जी का परेशानी का कारण क्या था? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल इनके दौरे के समय क्या पहनेगी और उसकी क्या पोशाक रहेगी, यह उसकी परेशानी का कारण था। क्योंकि वह जो रानी का मिजाज और समय के अनुकूल पोशाक तैयार करना चाहता था कि जो रानी का किस तरीका का मिजाज होगा, उसकी कैसी मानसिकता होगी, वो कैसे पहनेगी और समय के अनुकूल, यानी समय है वो सर्दी का है, गर्मी का है, बारिश का है, तो समय के अनुकूल वो जो पोशाक पहनेगी तो उसी के अनुकूल पोशाकों को तैयार करना दर्जी की परेशानी का कारण था। दर्जी की वो क्या था कि वह जो दर्जी था वह रानी का वेतन भोगी कर्मचारी था। उसका कर्तव्य था कि अपने काम में रानी को खुश रखना, कि अपने जो काम है उसे रानी को खुश रखना, क्योंकि उसे एक वेतन मिलता था, इसके लिए उसके लिए एक सैलरी मिलती थी उसको। तो अतः रानी की शान और रुचि के अनुकूल वस्त्र सिलने में उसकी भलाई थी कि रानी के अनुकूल होने चाहिए जो वस्त्र सिले जाए वो, और वो उसके अनुकूल रानी की अनुकूल ही वस्त्र सिलेगा, उसकी पसंद के सिलेगा, तभी उसकी उसमें भलाई है। आगे है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की कायापलट होने लगी। नई दिल्ली की कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि नई दिल्ली की कायापलट होने लगी थी, इमारतों को रंगीन किया गया। तो कायापलट का अर्थ क्या होता है कि किसी भी वस्तु को बिल्कुल नया रूप देना, कि नया रूप किसी को हम प्रदान करते हैं वो पुरानी अवस्था में है, और किसी को हम उस पर, मान लो कोई इमारत है, मान लो ये अपनी स्कूल है, इसमें रंग रोगन है वो खराब हो गए हैं और पुरानी सी हो गई है, तो मैंने उसकी मरम्मत करा के इस पर रंग रोगन करा के हमने ठीक कराया, तो हर से नहीं कहते हैं कि इसकी काया पलट हो गई। यानी एक जो अपनी प्राचीन अवस्था में था वो उस वस्तु को बदलकर बिल्कुल नया कर देना काया पलट कहलाता है। अतः दिल्ली की भी क्या हुआ, दिल्ली को भी हर तरह से एक जो शाही मेहमान आने वाले थे उसके अनुरूप सजाया गया। हर तरह की जो गंदगी थी उसे हटाई गई,
और सड़कों को नई नवेली बनाया गया और सड़कों के किनारों के जो भवन थे और जो सरकारी इमारतों की मरम्मत तथा रंगाई पुताई कराई गई, बिजली का सजावट किया गया, जो फव्वारे थे उनको चालू किया गया और यातायात का प्रबंध है वह किया गया। तो इस प्रकार से नई दिल्ली देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लग गई थी। नेक्स्ट है अपना आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रिका के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो आज की जो पत्रकारिता है वो एक सुसंगठित व्यवसाय का रूप ले चुकी है, यानी ये व्यवसाय हो गया है ये। और पाठक संख्या बढ़ाने की होड़ में मनोरंजन की सामग्री को अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है कि जो पाठक है, पाठक कौन होते हैं? पढ़ने वाले, कि जो पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए, इसके लिए जो पत्र पत्रिका छापने वाले हैं या समाचार पत्र छापने वाले हैं वो क्या करते हैं, जो काम की नई चीज है जो केवल मनोरंजन करती है उनकी जो संख्या उनको अधिक महत्व दिया जाता है और प्रसिद्ध और लोकप्रिय हस्तियों के निजी जीवन से संबंधित बातों को प्रकाशित करना उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि कोई भी लोकप्रिय जो हस्ती होगी, चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो नेता हो, जो भी कोई भी प्रसिद्ध नेता होते हैं या खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में उनका विवरण देना ये पत्रकारिता का एक प्रमुख हिस्सा हो गया आजकल। और समाज क्या करते हैं, समाज का जो युवा वर्ग है वो इन हस्तियों को अपना आदर्श बनाकर उनके जो पहनने हैं, खान पान है, उनका रहने का स्टाइल है आदि इन चीज़ों का अनुकरण करते हैं। कि जैसे मान लो कोई फिल्म जगत से लेते हैं कि मान लो ये तो आप देखते हो कि आजकल के जो शाहरुख खान है वो सलमान खान है, इनके स्टाइल में कपड़े पहनना, इनके जैसे बाल बनाना, इनके जैसे जूते पहनना, इनके जैसे कपड़े पहनना, ये क्या करते हैं आज के जो युवा वर्ग है इनको इन स्टाइलों को ज़्यादा अपनाते हैं। तो इसका असर है वो युवा वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है, वो उन्हीं का अनुकरण करने लगते हैं। और मनोरंजन का भी जीवन में महत्व है, लेकिन उसे आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं कहते कि जीवन में मनोरंजन जरूरी नहीं है, जीवन में मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन अगर हम उसे आवश्यकता से अधिक अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हम पतन की ओर जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम उनकी जो चीज़ें हैं वो अपना लेंगे और अपने जीवन को केवल उन्हीं के अनुरूप ढालते जाएंगे, फिर हम उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते। मान लो किसी को हमने अपने सलमान खान को किसी ने आदर्श बना लिया और वह उसी की तरह रहने लग गया, उसी की तरह खाने पीने लग गया, उसी से स्टाइल से रहने लग गया, तो वो कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए मनोरंजन के लिए चल सकता है, लेकिन वो अपने जीवन का यदि कोई भी युवा है वो हिस्सा बना ले तो फिर उसका जीवन है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमें चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो समाचार पत्रों को अपने सामाजिक दायित्व का ये ध्यान रखना चाहिए, केवल अपने व्यवसाय का हित साधने के लिए सस्ते मनोरंजन को परोसना जो पत्रकारिता की शोभा नहीं होती, यानी जो पत्र पत्रिकाओं में छपती है वो केवल सस्ता मनोरंजन करके युवाओं को लुभा सके, पाठकों की संख्या बढ़ा सके, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार की जो समाचार पत्र में जो प्रकाशित होने वाली जो सामग्री है वो जनता की और विशेषकर युवा पीढ़ी को गहराई से प्रभावित करती है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको सलमान खान का दृष्टांत देके, तो वैसे ही युवा वर्ग है वो क्या करते हैं, बड़ी हस्तियों की वेशभूषा है, उनके हाव भाव है, उनके स्टाइल है, उनके खाने पीने का ढंग है, और ये उनका रहन सहन है, इनको अपनाने में विशेष रुचि लेते हैं वो, और इससे वह अपने जीवन के जो उनका मुख्य लक्ष्य होता है उससे भटक जाते हैं
और युवा वर्ग की शिक्षा और जो भविष्य है उस पर भी कुप्रभाव पड़ने लगता है। यानी उनका जो लक्ष्य था कि मैं आगे पढ़ लिख कर बड़ा बनूंगा या मुझे ये आगे ये काम करना है, वो अपने इस लक्ष्य से भटक जाता है और वह क्या करता है, केवल इन्हीं जिनको उसने आदर्श बना लिया है उन्हीं का अनुकरण करने में लग जाता है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। हमने चैप्टर में पढ़ा कि मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए हर संभव है वो प्रयास किए। सर्वप्रथम उसने क्या किया था, सर्वप्रथम मूर्ति में प्रयोग किए गए पत्थर की उसने खोज की थी। जो उसने सारे भारत के जो पत्थर थे और पत्थरों का और जो खाने थी, पत्थरों की खाने थी, उसका दौरा किया था। फिर असफलता मिलने पर उसने भारत में स्थापित जो सभी स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की मूर्ति का जो नाकों का नाप लिया था। लेकिन जब सभी नाके हैं जॉर्ज पंचम की नाक से बड़े निकलती है तो वह किसी जीवित भारतीय की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा देता है। तो अब अपना ये हमने पढ़ाई था कि जॉर्ज पंचम की लाट के नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए। तो चैप्टर में हमने पढ़ाई था, पहले वो कहाँ गया था, फिर कहाँ गया था, फिर लास्ट में उसने किसी जिंदा व्यक्ति की मूर्ति नाक है वो मूर्ति पर लगा दी थी। अब ये जो अगला प्रश्न है ये करने लायक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 7वां, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। जब पूरे चैप्टर में मैंने बताया, पूरा चैप्टर ही है, वो पूरा पाठ ही अपना वो केवल नाक पर आधारित है और नाक है वो मान सम्मान वो प्रतिष्ठा का द्योतक है, ये भी मैंने आपको बार बार बताया। तो यूँ तो ये अपने जो मानव शरीर का नाक है वो महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन नाक को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नाक क्या है, वो प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। मैंने बताया आपको बार बार, तो पूरे जो अपना जो पूरा पाठ है उसमें नाक को एक प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है, क्योंकि नाक है वो मैंने बताया आपको इज्जत का सवाल माना जाता है। तो इंग्लैंड के जो शासकों की जो मूर्तियां का स्वतंत्र भारत में बने रहना देशवासियों के बलिदानों का स्वाभिमान का अपमान था। कि जॉर्ज पंचम जब हमारा देश गुलाम था उस समय जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी थी उस समय उसका रहना ठीक था, लेकिन जब हमारा देश है भारत देश जब आज़ाद हो गया और उस समय तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगे रहना, ये हमारे जो भारतवर्ष के बलिदानी हैं, वीर सेनानी हैं, उनके स्वाभिमान का अपमान करना था। और स्वतंत्र भारत की राजधानी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति को बनाए रखना देश के शासकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना था, क्योंकि जो स्वतंत्र भारत के इन शासकों को न तो जनता की कोई भावनाओं की चिंता थी और न देश के आत्मसम्मान की चिंता थी। इंग्लैंड की जो महारानी थी, जब वह आ रही थी तो उनके स्वागत के विचार से वो इतने विमूढ़ थे कि उन्होंने मूर्तिकार के सभी जो अपमानजनक सुझाव है वो मान लिए थे। यानी जैसे जैसे वो सुझाव देता गया, सारे जो अधिकारी हैं वो उसके अब सभापति हैं वो सारे उसके प्रस्ताव को मानते गए। तो सभी भारतीय हैं वो महापुरुष है, स्वतंत्रता सेनानी हैं और बलिदानी हैं, वो बालकों के नाकों को जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा बताया जाना भी भारतीयों की जो नाक है उनके मान सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो उनको ठेस पहुंचाना ही है। और किसी भी भारतीय की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा जाना इसी व्यंग्यार्थ को की ओर संकेत करती है। पत्थर की बुत के लिए सिर्फ एक नाक के लिए करोड़ों भारतीयों की नाक कटवा देना नाक शब्द के प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जो स्वाभिमान सूचक अर्थ को पूरी तरह से उभार रहा है। कि इतने जो भारत के करोड़ों देशवासी है
उनके नाक का कोई कुछ भी ध्यान नहीं रखना और एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा देना, ये भारत की सबसे बड़ा अपमान है। नेक्स्ट है अपना, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? नाक का जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो अभी जो मैंने बताया कि नाक होता है वो सम्मान और प्रतिष्ठा है, तो ये बताते हुए लेखक ये संकेत कर रहा है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए त्याग बलिदान करने वाले भारतीय नेता हैं और बच्चों का सम्मान, जॉर्ज प्रतिष्ठा, जो जॉर्ज पंचम है उसकी प्रतिष्ठा जैसे गुलामी और दमन के प्रतीक से कहीं ज़्यादा है। उनकी नाकें जॉर्ज की नाक से बड़ी, अर्थात वे अधिक सम्मानीय है। यानी वो तो क्या थे, जॉर्ज पंचम की नाक तो किसकी थी कि इन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा, हमें इतने दिनों तक हमारा शोषण किया। और जो भारतीय मूर्तिकार थे वो क्या थे, हमारे स्वाभिमान के सूचक थे। तो इस प्रकार से जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता या तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक यह के दे रहा है कि जो भारतीय का त्याग है और बच्चों का सम्मान है वो जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से कहीं ज़्यादा है। अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया? तो अखबारों में अभी हमने पढ़ा था कि अखबारों में जॉर्ज पंचम की नाक लगने जानने की खबर को स्पष्ट न छापकर केवल सांकेतिक रूप में प्रकाशित किया गया। उसमें क्या छापा गया कि उसमें छपा कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, जो बिल्कुल भी, क्योंकि वो पत्थर की थी नहीं इसलिए कैसे लगती कि जैसे जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई है जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती है। और संकेत क्या है? संकेत यही था कि भारत के जो स्वाभिमान रहित शासकों ने जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की खातिर भारत की नाक को, यानी भारत के सम्मान को, भारत के स्वाभिमान को नाक है वो कटवा दी थी। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो टाइम है वो ओवर होने हैं। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को बेटा? नो मैम। ठीक है बेटा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। तो आप सभी बच्चे हैं वो अपनी अपनी नोटबुक है, हिंदी की नोटबुक किसी भी बच्चे की नहीं आई है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सारा काम कंप्लीट करके मुझे नोटबुक भेज दीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आप नहीं आ सकते हैं, आप लोगों को परमिशन नहीं है, तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी, आप अपने गार्जियन के साथ अपनी नोटबुक भेज दीजिए। लेकिन हिंदी की नोटबुक चेक करने के लिए बेटा सारे बच्चे भेजेंगे अपनी नोटबुक, ठीक है ना? स्नेहा, ओके यस मैम। जमील, जमील यस मैम। बेटा तेरी नोटबुक नहीं आई? मैम ला दूंगा आजकल में। हाँ, लाके देना बेटा सभी। चिराग आप भी लाना बेटा। नवीन, यस मैम। सानिया, सानिया की तो आ रही है, ऋषभ की भी आ गई एक बार, ठीक है बेटा? मेरी नहीं आई मैम। हाँ आपकी नहीं आई मैडम मैं तो बाद में चेक मैम करूंगा। स्कूल की साइड आना होगा तब भिजवा बेटा देंगे पापा के पापा साथ। के साथ भेज दो, मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ कि आप आओ। हैं? नहीं, पापा उस साइड आते ही नहीं है, जाएंगे तब क्या भिजवा दूंगी मैं। ठीक है बेटा, काम तो कर रहे हो ना रेगुलर? कंप्लीट है मैडम। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके बेटा, मैम। हैव ए नाइस डे।